around 500. Go for NMDC 500 shares. Or I'm planning to invest around 25 lakh rupees or maybe 30 lakhs rupees. तो यहाँ पे मैंने screener.in पे ग्रोथ स्टॉक्स का फिल्टर एक बनाया हुआ है. सो आई हैव टू फाइंड आउट टेक्निकल रीजंस ऑल्सो टू बाय दी शेयर्स. तो फंडामेंटल रीजंस के साथ साथ मैंने यहाँ पे टेक्निकल रीजन भी अप्लाई किया शेयर्स को खरीदने के लिए. अलर्ट लगाना बहुत जरूरी है. अलर्ट लगाने से मेरे को एग्जैक्ट एंट्री का पता चलता है. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी इन्वेस्टमेंट्स का. मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं लाइव इन्वेस्टमेंट करता हूं मार्केट में. और आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट अराउंड 25 लाख रुपीस और मे बी 30 लाख रुपीस. अब ये मान के चलो कि ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग एंड आपको एक्सप्लेन करना कि कैसे मैं स्टॉक्स को चूज करता हूं. नॉर्मली मैं इस बात के फेवर में कभी नहीं रहता कि लोगों को टिप्स दो या एडवाइजरी दो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट मेरे को फॉलो करे मेरा पोर्टफोलियो कि भाई आपके हिसाब के आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से हमें भी शेयर्स खरीदने हैं. इसलिए क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप खुद सीखे, समझे, रिसर्च करें, एनालाइज करें और इन्वेस्ट करें. तो इसलिए मैं कभी भी टिप्स या एडवाइस देता ही नहीं हूं, ना ही हमारे ऑफिस से कोई देता है. बट देन मेरे को कई स्टूडेंट्स बोलने लग गए कि सर ऐसे हमें ना मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो किसी भी स्टॉक्स को खरीदने से पहले. तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें. मैं सारे स्टेप्स को, सिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करूंगा. एग्जैक्टली कब एंट्री लेनी है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे. फंडामेंटल स्टॉक्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कैसे हम उसमें एंट्री और किस टाइम पे एंट्री लेते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए. और फाइनली इस वीडियो के लास्ट में मैं आज अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं उन स्टॉक्स में जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं. तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं. अब बात यह रही कि स्टॉक्स खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इकोनॉमिक कंडीशन. सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको लोग इग्नोर करते हैं, कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कैसा है मार्केट में, आपकी ओवरऑल इकोनॉमी कैसी है, ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है. तो अगर इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल है तो बहुत अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. कई बार डिजास्टर्स होते हैं. जब यूएस और रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हुआ तो लोगों ने बोला कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, तो खरीदे कि ना खरीदे. सो अगर आपको ये लगता है कि इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, वॉर हमारा थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा, तो गिरे हुए मार्केट में अच्छे अच्छे शेयर्स भी आपको बहुत अच्छी कीमतों पे मिल जाते हैं. तो दैट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट. बहुत अच्छा टाइम होता है. तो जब इकोनॉमी अच्छी है तो अच्छा टाइम तो होता ही है, बट जब इकोनॉमी खराब होती है तो भी अच्छा टाइम आ सकता है. ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले इकोनॉमी को एनालाइज करने के बाद इसके लिए आप प्रॉपर इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हैं. इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक भी ऊपर पॉपअप हो जाएगा. अब आगे चलते हैं. हम ये समझते हैं कि भाई स्टॉक्स जो है अगर मैं फिल्टर करता हूं तो किन पैरामीटर्स पे स्टॉक्स को फिल्टर करता हूं. तो कैसे फिल्टर करूंगा ये मैं आपको screener.in पे या फिर ट्रेडिंग व्यू पे कैसे अप्लाई करेंगे और फिल्टर करेंगे फंडामेंटली और टेक्निकली, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. और फिर फाइनली मैं इनको शेयर्स को खरीदूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो पहले समझते हैं कि किन पैरामीटर्स को मैं यहाँ चूज करता हूँ. देखिए, जनरली जब आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप मल्टीपल सेक्टर से स्टॉक्स को उठाते हैं, बट साथ में आपको यह ध्यान देना होता है कि आप ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं या वैल्यू इन्वेस्टर है.
जनरली मेरा जो पोर्टफोलियो होता है वो ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों का ब्लेंड होता है, मिक्स होता है। तो कभी ग्रोथ स्टॉक ज्यादा होते हैं, कभी वैल्यू स्टॉक ज्यादा होते हैं। तो समझते हैं पहले कि ग्रोथ स्टॉक होता क्या है। जनरली ग्रोथ स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनके शेयर जो सेल्स है या जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा ग्रोथ रेट से बढ़ रही होती है इंडस्ट्री में। ये जनरली इंडस्ट्री प्लेयर होते हैं और इनका डिविडेंड जो होता है वो भी कम होता है, क्योंकि ये सारा पैसा रिटेन करके दोबारा कंपनी में री-इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि कंपनी की अगले साल और ज्यादा सेल्स ग्रोथ आए और शेयर्स के दाम बढ़े। फोकस होता है कैपिटल गेन पे, डिविडेंड गेन पे बिल्कुल फोकस नहीं होता है। तो अगर आप इन्वेस्टोपीडिया की माने तो इन्वेस्टोपीडिया कहता है कि हाई पीई रेशियो और लो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज जो है ग्रोथ स्टॉक मानी जाती है। बट मेरे हिसाब से सिर्फ ये दो ही क्राइटेरिया ग्रोथ स्टॉक्स के लिए नहीं होते हैं। तो मैंने यहां पे कुछ क्राइटेरिया लिखा है, इसको बाद में मैं फिल्टर में डालूंगा स्क्रीनर पे और स्टॉक्स को हम फिल्टर करेंगे। तो यहां पे जो मैंने क्राइटेरिया लिया है, पहला तो लिया है कि ग्रोथ स्टॉक के लिए बीटा कम होना चाहिए, यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क कम होना चाहिए। बेटा क्या होता है? बेटा बताता है कि अगर निफ्टी 1% गिरती है तो आपका स्टॉक कितना गिरेगा। तो जनरली एक अच्छे ग्रोथ स्टॉक के लिए तो बेटा हैज टू बी लेस देन 1। अगर 1 से ज्यादा है तो भी चलेगा, बट जनरली 1.25, 1 इस तरह के रेंज में होना चाहिए, 1.5-2 नहीं होना चाहिए। सिस्टमैटिक रिस्क के बाद अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, यानी कि शेयर्स के प्राइस की वोलेटिलिटी, ये भी कम होनी चाहिए ग्रोथ स्टॉक के लिए। इसके अलावा कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी अच्छा होना चाहिए, और कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी अच्छा होना चाहिए। कंपनी लार्ज कैप या ब्लू चिप हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें स्टेबल कंपनी चाहिए विद अ कांस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ रेट और सेल्स ग्रोथ रेट एंड अ हायर पीई रेशियो। विथ हायर पीई रेशियो हमें चाहिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। देखिए, अगर बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 1 से कम है तो जनरली इसको डेंजरस माना जाता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर शेयर्स के दाम उसके प्रॉपर्टी या एसेट की कीमतों से कम कैसे बिक रहे हैं, क्योंकि बुक वैल्यू लगभग एसेट वैल्यू होती है, और एसेट तभी कम दामों पे बिकता है प्राइस से जब कंपनी बंद होने वाली होती है या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं कंपनी के साथ। आप ही बताओ, अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया 10 लाख रुपए लगा के और बिजनेस नहीं चल रहा है तो फर्नीचर फीचर आप आधे दाम पे भी बेच के निकल जाओगे। लेकिन अगर बिजनेस 50 लाख रुपए की इनकम दे रहा है तो क्या आप बिजनेस को 1 करोड़ 2 करोड़ से कम में बेचोगे? क्या उससे ज्यादा में बेचोगे ना? या फिर जो 10 लाख रुपया लगाया था उससे भी कम दामों पे आप फर्नीचर बेच के निकल जाओगे? तो ऑब्वियसली प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हैज टू बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 चलेगा, बट इट शुड नॉट बी टू मच हाई, लाइक 20, 30, 50। सो दैट इज ऑल्सो बैड, क्योंकि लिक्विडेशन के केस में फिर आपको कुछ हाथ में नहीं आता है किसी भी रीजन से, अगर कंपनी बंद हो गई तो ग्रोथ स्टॉक्स में द पीवी रेशियो हैज टू बी ग्रेटर देन 1, 3, 4, 5, 6। इट्स अ गुड डिसेंट रेशियो। इसके अलावा प्राइस अर्निंग ग्रोथ जो है हमारी वो भी कम होना चाहिए रेशियो, यानी कि इट कैन बी लेस देन 2 और लेस देन 3, विच इज डिसेंट। ठीक है, ये बताता है कि आपका पीई रेशियो जो है या उसमें ईपीएस जो है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है। अगर अर्निंग ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है तो बहुत ही अच्छा साइन होता है एक ग्रोथ स्टॉक के लिए। सिमिलरली हम फिर वैल्यू स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। वैल्यू स्टॉक्स में एक ऐसी कंपनी को पकड़ते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, डिविडेंड अच्छा हो, अर्निंग अच्छा हो, सेल्स अच्छा हो, और इसके बावजूद उसके शेयर्स के दाम बहुत ही कम दामों पे बिक रहे हो। तो वैल्यू स्टॉक्स में जनरली बेटा हमारा 1 से ज्यादा होता है, अगर 1 से कम है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, बट जनरली 1 से ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। मार्केट शेयर बहुत ज्यादा हाई होगा जरूरी नहीं है, बट मार्केट शेयर ग्रोइंग अगर है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जनरली जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं वो मिड कैप या स्मॉल कैप होते हैं। लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज में जनरली आपको पीई रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा, बट एक लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी विथ अ स्मॉल पीई रेशियो कैन बी ऑल्सो अ वैल्यू स्टॉक, हो सकती है वैल्यू स्टॉक, बड़ी कंपनी भी। सेल्स ग्रो होना चाहिए, ईपीएस भी बढ़ना चाहिए, सेम लाइक ग्रोथ स्टॉक्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहां पे अगर ग्रो हो रहा है तो बहुत अच्छा है। यहां पे नेट प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ स्टॉक में ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहा, बट वैल्यू स्टॉक्स में ग्रोइंग नेट प्रॉफिट मार्जिन को मैं जो है तजब्बो दे रहा हूं।
डिविडेंड यील्ड जो है हमारा ये जनरली थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हाई होना चाहिए और आरओई भी ज़्यादा होना चाहिए। बट इन सब के बावजूद कंपनी का पीई रेशियो काफ़ी कम होना चाहिए और साथ में पीबी रेशियो भी 1 से कम होना चाहिए। अब आप अभी बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि पीबी रेशियो 1 से कम है, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है कंपनी को। बिल्कुल, तो इसलिए आपको एनालाइज करना होता है सेल्स को, ईपीएस ग्रोथ को। खासकर आप जो एनालाइज करते हो यहाँ पे सेल्स को या ईपीएस ग्रोथ को, वो करते हो क्वार्टरली ग्रोथ रेट को। तो अगर क्वार्टरली ग्रोथ रेट आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर या क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको एक मोट मिल रहा है, एक मल्टी बैगर मिल रहा है जिसका पीई रेशियो काफी कम है और साथ में पीबी रेशियो भी कम है, यानी कि कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ कंपनी जो है, यानी कि आप समझो कि पी रेशियो कब क्यों होगा कि अगर 100 हमारा प्राइस है और प्रॉफिट हमारा 50 है तो पीई रेशियो 2 होगा, यानी कि एक कंपनी जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रही है। तो इस सिचुएशन में अगर पीई कम है और साथ में पीबी भी कम है तो दिस सिग्निफाइज कि कंपनी एक प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है, बट प्रॉपर्टी के दाम से भी कम पे बिक रही है। अब यहां पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि पीईजी रेशियो भी कम होना चाहिए और साथ में ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये फैक्टर ठीक है और साथ में ये दोनों मिल रहे हैं तो दिस कुड बी अ फैंटास्टिक वैल्यू स्टॉक टू इन्वेस्ट। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि कैसे इसको Screener.in में हम क्राइटेरिया को फीड करते हैं और फिर स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं। तो यहां पे मैंने Screener.in पे ग्रोथ स्टॉक्स का फिल्टर एक बनाया हुआ है। तो मैं यहां पे फिल्टर पे अप्लाई करता हूं और यहां पे मुझे अपने क्राइटेरिया पे बेस्ड जो है कुछ स्टॉक्स जो है निकल के आते हैं, जिसमें मैंने करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्राइस अर्निंग, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, सेल्स ग्रोथ, ईपीएस और भी बहुत सारी चीजें ली हैं। इसके बावजूद स्टॉक्स को फिल्टर होने के बाद मैं इमीडिएटली बाय नहीं करता हूं, मुझे उसकी डिटेल में आगे एनालिसिस करनी होती है। तो फिल्टर करने के बाद आपको स्टॉक्स नो डाउट फिल्टर होके आ जाते हैं। फिल्टर आने के बाद आप इमीडिएटली उसको नहीं खरीदेंगे, आप उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे जो स्टॉक्स आते हैं मैं अक्सर उसको पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से शॉर्ट करता हूँ। तो जो कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे ज्यादा होती है वो मेरी पहली चॉइस होती है। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी को रिलेटिवली सेफ मानते हैं और मार्केट मैनिपुलेशन से ये कंपनी थोड़ा मामले में बची हुई रहती है। तो इसलिए मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करता हूं। तो यहां पे मेरे पास जैसे कई सारी कंपनीज आई हैं, डिक्सन है, एफएल है, सीडीएसएल है। तो इसमें से मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी को, एफएल को, सीडीएसएल को, इन तीनों को सेलेक्ट किया है जिसमें मैं आगे ट्रेड करूंगा। और भी कई सारी कंपनीज हैं जिसका लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अब मैं डिटेल में डिक्सन टेक्नोलॉजीज को स्टडी करूंगा कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअल में कितना है, स्टॉक का पी अभी क्या चल रहा है, पिछले 5-10 सालों का पीई क्या चल रहा है। बट ये जो 5-10 सालों का पी होता है ये थोड़ा सा जो होता है मिसलीडिंग होता है। इससे अच्छा होता है कि आप मीडियन पीई जो है वो निकालें, क्योंकि मीडियन पीई से आपको बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि हमारा आज का पी क्या स्टैंड कर रहा है। फिर बुक वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, इंडस्ट्री पी देख लेते हैं, इंडस्ट्री पी से ज्यादा है या कम है। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर पी रेशियो इंडस्ट्री से कम है तो अच्छा है। देखिए वो वैल्यू स्टॉक के लिए अच्छा माना जा सकता है, बट ग्रोथ स्टॉक के लिए अगर वो इंडस्ट्री पी से ज्यादा है तो ही अच्छा मानते हैं। जनरली इंडस्ट्री पी से मैं ग्रोथ स्टॉक को कम में कंसिडर नहीं करता हूं। अब इसके बाद इसकी डिटेल में आगे एनालिसिस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम पी रेशियो की बात करें तो जैसे जैसे हमारा पी रेशियो बढ़ रहा है तो क्या हमारा ईपीएस भी बढ़ रहा है। अगर ईपीएस और पी रेशियो दोनों बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर हम प्राइस के साथ इसका मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं 200 डीएमए का, तो अगर 200 के ऊपर चल रहा है तो दैट इज रियली अ गुड थिंग टू गो विद। इसके अलावा हमने मूविंग एवरेज की जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पढ़ी, वो स्ट्रैटेजी का लिंक भी वीडियो मैं अभी आपको ऊपर में दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन पे भी आएगा। तो ये बताते हैं कि एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, तो उसका भी हम लोग यूज आगे करेंगे एंट्री के लिए। रिमेनिंग आपको डिटेल में इस कंपनी को स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोस कॉन्स कुछ लिखे हुए हैं, मैं ज्यादा कंसीडर इस पे नहीं करता हूँ, थोड़ा सा नजर आप डाल सकते हैं। जैसे कि स्टॉक इज ट्रेडिंग इज 31 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है। तो जनरली ग्रोथ स्टॉक्स का ज्यादा हो सकता है, बट 31 टाइम इज लिटिल हायर साइड। इसके बाद अगर हम बात करें पूरी इंडस्ट्री में, तो पूरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट पी रेशियो डिक्सन का है, बट
पीईजी रेशियो अगर हम देखें तो ये सेकेंड पोजीशन पे है, यानी कि अर्निंग्स काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है और सेल्स भी हमारा काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है इस कंपनी का। और टीटीएम प्रॉफिट जो है हमारा पिछले 12 महीनों का, यानी कि 4 क्वार्टर का, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2021 और दिसंबर 2020, इसमें दिसंबर 2021 में सेल्स काफ़ी बढ़ी हुई है, लगभग 50% इंक्रीज है। और अगर हम बात करें सितंबर में, तो सितंबर 2020 से सितंबर 2021 में भी बहुत अच्छी है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें हम, तो ये लगातार हमारा जो है सेल्स बढ़ रहा है। इसके बाद ईपीएस वगैरह की बात करें तो हाँ, ईपीएस भी ग्रोइंग है, हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी स्टेबल है, कांस्टेंट है 24-25% का, विच इज वेरी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। CAGR हमारा स्टॉक का अच्छा है, प्राइस बढ़ रहे हैं स्टॉक से, इसका कोई खास मतलब नहीं है, बट ठीक है, दिया हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है और सेल्स ग्रोथ जो कंपनी की है वो भी जबरदस्त है। तो ये सारी चीजें अच्छी लग रही है, कंपनी अच्छी लग रही है। बट अगर अभी राइट टाइम नहीं है खरीदने का, तो फिर तो राइट टाइम कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और देखते हैं कि स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या सिग्निफिकेंटली ऑल टाइम हाई पे है। अगर ऑल टाइम हाई पे तो क्या ज्यादा ऑल टाइम हाई बनाएगा? तो इसकी हम लोग फिर स्टडी करते हैं। तो इन स्टॉक्स को मैं जनरली क्या करता हूं, मैं ऐड करता जाता हूं अपने ट्रेडिंग व्यू के पोर्टफोलियो में। तो जैसे मैंने यहाँ ट्रेडिंग व्यू का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जो जो स्टॉक्स मेरे शॉर्टलिस्ट होते हैं मैं उन पोर्टफोलियो में इसको ऐड करता जाता हूं। तो जैसे हमने डिक्सन का देखा, तो हमने डिक्सन को यहाँ पे ऐड कर लिया और डिक्सन के चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे एनालिसिस करी, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करी। और हम ये देख रहे हैं कि डिक्सन का जो चार्ट है, स्टॉक है, वो लगातार बढ़ रहा है और अभी थोड़ा सा ये गिरा हुआ है। तो अगर गिरा हुआ है तो क्यों गिरा हुआ है? हमें सेल्स तो ठीक ही लगी, हमें क्वार्टरली सेल्स भी अच्छी लगी, हमने क्वार्टर टू क्वार्टर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही सेल्स हमारी अच्छी है। इसके अलावा ईयरली ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। मोटा मोटा इनका फाइनेंशियल जो है हमें ठीक ही लग रहा है, बट इसके प्राइस क्यों गिरे हुए? सो वन रीजन कुड बी एंटायर मार्केट का गिरना। तो अगर एंटायर मार्केट गिरी हुई है और उसके साथ साथ ये गिरा है, बट कंपनी बहुत अच्छी है, तो अच्छी कंपनी आज के टाइम में सस्ते दामों पे हमें मिल रही है, तो अब इसको हम खरीदने का प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम खरीदने का प्लान करते हैं इस कंपनी को, तो हमें ये देखना होगा कि ये कंपनी कब हमारी बॉटम आउट होगी। तो जब ये कंपनी हमारी बॉटम आउट होगी तो हम लेंगे। तो अगर यहां हम देखें तो हमारा 30 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर प्राइस क्रॉस कर चुका है। 200 DMA के ऊपर भी हमारा 300 DMA के ऊपर भी हमारा प्राइस जो है यहाँ पे चल रहा है। सो 200 इज मोर देन इनफ, बट अगर 300 अप्लाई किया हुआ है तो दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली गुड। तो यहां पे देखें हमारा 300 से तो हमारे ऊपर चला गया था, 200 DMA से अभी थोड़ा सा नीचे है, बट आई कंसीडर कि मैं 300 DMA पे भी ट्रेड कर सकता हूं। अब यानी कि मुझे यहां पे लग रहा है कि 30 पीरियड के मूविंग एवरेज पे ये क्रॉस कर गया, सो कैन आई बाय? आई कैन बाय इट, बट देन वेयर विल बी माय टारगेट? इसके अलावा आई कैन लुक फॉर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि मेरे को यहां दिख रहा है कि प्राइस ऑलमोस्ट जो है अपने सपोर्ट से भी बाउंस कर रहा है। सो आई हैव टू फाइंड आउट टेक्निकल रीजंस ऑल्सो टू बाय दी शेयर्स। तो फंडामेंटल रीजंस के साथ साथ मैंने यहाँ पे टेक्निकल रीजन भी अप्लाई किया शेयर्स को खरीदने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि हम टारगेट कैसे निकालेंगे। देखिए, टारगेट निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉटम भी बना रहा है, तो इसके बाद काफी हो सकता है कि ऊपर जाए अगर नेकलाइन ये ब्रेक कर देता है तो। इसके अलावा जो है ये हो सकता है कप एंड हैंडल आगे फॉर्म कर दे। इसके अलावा अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची एक्सटेंशन की बात करें, तो फिबोनाची एक्सटेंशन से भी आप टारगेट ले सकते हैं कि भाई फिबोनाची एक्सटेंशन आप अप्लाई करते हैं और उससे भी आप जो है टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ पहला टारगेट 5884 का ले सकता हूँ। इसके बाद 6485 का टारगेट भी मैं इसके ऊपर ले सकता हूँ। सो जस्ट वन सिंबल लाइक फिबोनाची कैन नॉट बी टेकन, बट ठीक है, मैं इसको भी कंसिडर कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं प्राइस एक्शन चार्ट को भी कंसिडर कर सकता हूँ टारगेट के लिए। तो जब मैंने ये सारा सेट कर लिया और मैंने काफ़ी सारे स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर लिए, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टॉक शॉर्टलिस्ट करने के बाद, सबके टारगेट सेट करने के बाद मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट करी और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे अलर्ट्स भी यहाँ पे लगाए। ठीक है, अलर्ट मैंने क्यों लगाए? अलर्ट लगाना बहुत जरूरी है। अलर्ट लगाने से मेरे को एग्जैक्ट एंट्री का पता चलता है। अगर मैं चार्ट पे अलर्ट लगाता हूं तो कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको इमीडिएटली एंट्री नहीं मिलेगी। आपको एंट्री तब मिलेगी जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो,
या फिर आपका एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो, तो वो स्टॉक तो बहुत अच्छा है, हमने फिल्टर कर लिया, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, बट अभी खरीदने का सही टाइम नहीं है। तो अपन उसके लिए अलर्ट लगा देते हैं। अलर्ट लगाने से आपके फोन पे अलर्ट आता है, बीप करता है, मैसेज आता है, घंटी बजती है, और आपको पता चलता है कि आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है, RSI क्रॉसओवर हो गया है, जो भी रीजन आपने दिया। और फिर फाइनली जब आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो आप जो है उस ट्रेड को, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेडिंग जो है इन सारे स्टॉक्स में करी जाएगी और अच्छा खासा माल मैं उठाने के आज चक्कर में हूं। So finally, after all these discussions, let's move on to place our orders. So starting with Eddie Perry. Then we have one more stock. So let's place order for Copal now. So order placed for Copal. Now let's place few more orders. Ajanta Pharma, JK Lakshmi Cement. So Ajanta Pharma order is placed. Now let's place order for Dixon. So Dixon has been bought. अच्छा, 10 वीडियो देखने के बाद फाइनली एक काम की वीडियो मिल ही गई। तो समय बचाओ और सीखो जो काम आए इस चैनल। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी। और हाँ, न्यू वीडियो ना छूट जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। So now let's buy another stock, Alchem Lab. So orders placed for Alchem Lab. So let's buy Phenolex 500 quantity. So let's buy some NMDC. Around 500. Go for NMDC 500 shares at 152. So orders being placed. So we have almost consumed our 5 lakh rupees, 25,000 is left. We are adding one more stock here in the last moment, that is ITC, as the ITC shares are moving above the double bottom model. You can see the target seems to be 267. So why we are purchasing this? Because it's creating a double bottom model and the neckline is broken. The target seems to be 260 or maybe 267. So finally we are left with only 1,000 rupees in our account, and we purchased equity worth 4,98,916. Today's profit, if we see, is around 1,175 or 1,200 rupees, just minor. We are looking for holdings, not for intraday gains. पिछली वीडियो में मैंने एक क्विज दिया था, ठीक है, और उस क्विज के जो विनर्स हैं उसका नाम अभी स्क्रीन पे पॉपअप करेगा। इनके पास हमारी साइट से कॉल जाएगी, कांटेक्ट होगा, आपसे हम एड्रेस लेंगे और इन सारे विनर्स को जो बुक है बाय पोस्ट भेजी जाएगी। एंड थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज। इस वीडियो में मैं क्विज नहीं दे रहा हूं, आने वाली वीडियो में मैं दूसरा क्विज दूंगा। तो दोस्तों, मैंने काफी सारे शेयर्स खरीदे, आपने देखा। अब इसको आप प्लीज, यू विल नॉट कंसिडर एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैंने यहाँ पे थ्रू आउट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया कि कैसे मैं शेयर्स खरीदता हूँ और उसकी होल्डिंग्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसको पैसे उसमें मैं डालता हूँ। तो इसमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको मैं 3 महीने 4 महीने होल्ड करूंगा, कई सारे ऐसे हैं जिसको मैं हफ्ते 10 दिन होल्ड करूंगा।
और अभी मैंने सारे पैसे भी इन्वेस्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें अभी हमें प्रॉपर एंट्री का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसके लिए अलर्ट लगा दिया। जब अलर्ट मेरे पास आएगा तब फिर मैं उसमें और पैसे डालूंगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। इसके अलावा इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एडवाइस टू यू गाइज, डू नॉट कीप टू मच ऑफ मनी इनटू योर ट्रेडिंग अकाउंट। अपने बैंक में रखो, जब आपको जरूरत हो, आपको लगे कि मेरे को खरीदना है, तो 10 सेकेंड लगता है यूपीआई ट्रांसफर करने के लिए, पैसा आप ट्रांसफर करो एंड यू कैन मेक अ ट्रेड इजिली इनटू दिस थिंग। हाँ, अगर आपके कोई डाउट हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो कुछ अच्छा सीख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।